जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो हैं 6500 टीसीएस एमसीक्यू जो हमारी बुक है ये पिनक्कल की, इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ। साइंस का सेगमेंट जो है मैं करवा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बुक पिनक्कल ने बना रखी है ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि एसएससी या फिर टीसीएस जो है प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, यानी कि इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछती है। तो हम इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, एक्सप्लेन करवा रहे हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें अगर इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये बुक और सेशन रहे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो प्लीज़ आप बुक जरूर खरीद लें, क्योंकि बुक का कंटेंट आप किसी से भी पूछ सकते हो, बहुत ही ऑथेंटिक है और उसके साथ हम ये एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं तो ये सेशन भी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सेशन है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के अंदर हम जो है 6 क्लास ले चुके हैं। आज की जो हमारी 6th क्लास जो है इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच केमिकल कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला CH3C2Cl, CH3C2Cl यानी कि 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर इज यूज्ड एज द ब्लोइंग एजेंट इन फॉर्म्ड प्लास्टिक। यानी कि आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला तो ये फॉर्मूला किसका है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इस फॉर्मूले का काम क्या है। इस फॉर्मूले का काम ये है कि एक ब्लोइंग एजेंट है ऑफ इन फॉर्म्ड प्लास्टिक, यानी कि फॉर्म्ड प्लास्टिक में ब्लोइंग एजेंट का काम कौन करता है अगर आपसे ये भी पूछे तो वो आपका CH3CH2Cl है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो है C2H अगर 5 है तो सिंपल सी बात है ये एन होगा, इथेन होगा, एन होगा भी, यानी कि एन ग्रुप का सदस्य होगा। लेकिन सभी एन दे रखे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इथेन, मिथेन नहीं होगा, कार्बन 2 है, मिथेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, हेक्सेन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 2 कार्बन है, और 2 कार्बन का मतलब इथ, तो यहाँ पर इथ होगा, तो इथेन। देखिएगा केमिस्ट्री की गिनती कैसे होती है, केमिस्ट्री की गिनती होती है ऐसे, मिथ 1, इथ 2 कार्बन, मिथ इथ ब्यूट 3 कार्बन, प्रोप 4 कार्बन, पेंट। इस प्रकार से जो है आपकी जो केमिस्ट्री की है वो गिनती होती है। और जो एन, इन और आइन ये ग्रुप हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन मैंने करवाए थे, उसके अंदर जो एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, उनका फॉर्मूला बनाने का जो फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये तो क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। तो 2 कार्बन का मतलब इथ है, और C2 है यानी कि 2, यानी कि यहाँ पर फार्मूला CnH2n+2 वाला लगाए, यानी कि एन है, तो ये क्लोरो इथेन होगा। क्लोरो इथेन इज द राइट आंसर। और इसका जो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो ये है कि क्लोरो इथेन का प्रयोग किसमें ब्लोइंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तो फॉर्म्ड प्लास्टिक में ब्लोइंग एजेंट के रूप में क्लोरो इथेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट को देखिएगा, which functional group compound is obtained by the reaction of an oxo acid with hydroxyl compound such as alcohol या phenol। तो हम किसको ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम ऑक्सो एसिड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल के साथ करते हैं, यानी कि अल्कोहल वगैरह के साथ करते हैं। तो अगर जब हम ऑक्सो एसिड की हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे जो है हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, एस्टर को प्राप्त कर सकते हैं। किससे भी, इससे हमें एस्टर मिलेगा भी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, अगर केमिकल रिएक्शन आती हैं तो आप इसको कर सकते हो। अन्यथा आपको जो है थोड़ा फैक्ट के रूप में याद रखना पड़ेगा। अभी ऐसा है नहीं कि हम सारा रिएक्शन आपको बनानी सिखाएं, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं केवल मैं उनकी तरफ ही ज़्यादा जो है आपको लेके जाता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 1-2 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। जिस
टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये कहता हूँ या तो आप कर लें या फिर आपको जो है थ्योरेटिकल पोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एमसीक्यू पोर्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H4Cl2। ये फॉर्मूला है भाई C6H4Cl2 that is used as the fumigant insecticide to control the cloth moths। यानी कि क्लोथ के अंदर जो मोथ आते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो एज ए कीटनाशक के रूप में जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम क्या है? दो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। पहला तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि इसका नाम जो है वो क्या है। C6H4Cl2 यानी कि यहाँ पर आपका क्लोरो तो होगा ही होगा। अब क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, बेंजोइल क्लोराइड नहीं होगा, इथाइल बेंजीन नहीं होगा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन पैराडी क्लोरोबेंजीन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। तो ये C6H4Cl2 किसका फार्मूला है? ये पैराडी क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है और इसका प्रयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, टू कंट्रोल द क्लॉथ मोथ्स, जो कपड़ों के अंदर जो कीट लगते हैं उनको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर सकता है C6H4Cl2 किसका फार्मूला है। कुछ केमिकल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर केमिकल्स के फार्मूले आपको याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही कम चांस है कि कर पाएं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द फॉर्मेट ऑफ IUPAC क्या है? केमिस्ट्री के अंदर जितने भी नेम होते हैं उन सबको IUPAC देता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म भी कई दफा पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इसकी लिख दी है। IUPAC नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड द टर्म रूट इज यूज टू रिप्रेजेंट। तो रूट टर्म जो है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए की जाती है? अगर आपने IUPAC नेमिंग पता है, अगर आपको पता है IUPAC नेमिंग है क्या, कैसे काम करती है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। ये जो है कार्बन एटम के जो नंबर हैं, जो किसी भी चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, इसको बताने के लिए हम रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, किसी भी चेन के अंदर कार्बन एटम की संख्या बताता है कौन भी रूट। तो रूट वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है? IUPAC के अंदर। तो देख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप दैट मे बी रिप्रेजेंट द कंपाउंड द साइक्लिक एंड एसाइक्लिक नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट सेल। ये बिल्कुल ठीक है, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन जो होता है उसके अंदर जो कार्बन के एटम का नंबर बताने का काम करता है कौन भी आपका रूट। तो आपको एज ए फैक्ट याद रखना है, IUPAC के अंदर रूट किसके लिए काम आता है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH। ये तो आपको पता होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा 2 कार्बन है और 5 जो हाइड्रोजन है, C2H5OH भी लिख सकते हैं। किसका फार्मूला है ये किसका फार्मूला है? तो ये एक शराब है, अल्कोहल है। और कौन सी अल्कोहल है? ये पीने की शराब है ये। और जिसका फार्मूला क्या है? जिसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? इथेनॉल का फार्मूला है। इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, या इसे पीने की शराब भी बोलते हैं। इसको स्पिरिट भी बोलते हैं, सिंपल स्पिरिट जो है वो भी आप इसी को बोलते हो। पीने की शराब, ब्रांडी, विस्की वगैरह इसी से बनाई जाती हैं। किससे भी? इथेनॉल से। ठीक है। एसिटिक एसिड जो होती है वो CH3COOH होता है, एसिटिक एसिड। ये विनेगर में पाया जाता है। किसमें? विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। सिरका जो होता है उसमें जो है ये पाया जाता है। इसका भी फॉर्मूला ये है। मीथेन जो होता है इसका फार्मूला CH4 होता है, मीथेन। इसको हम नेचुरल गैस बहुत से नाम से जानते हैं, इसको नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, गोबर गैस के नाम से इसको जानते हैं,
कोल गैस के नाम से जानते हैं क्योंकि कोयले के खानों में पाई जाती है। मार्स गैस के नाम से जानते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर ये गैस पाई जाती है, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत से इसके नाम हैं भी। ठीक है, नेचुरल गैस, गोबर गैस, कोल गैस, मार्स गैस। ठीक है, ये सभी नाम किसके हैं? मीथेन गैस के हैं। इधर मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3 होता है, ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है। एनेस्थेसिया का काम करता है, बेहोशी के लिए जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। तो आपका C2H5OH जो है ये पीने की शराब है, इसको मैं लिख देता हूँ, पीने की शराब, पीने की शराब। हालांकि ये पीने के काम नहीं आती, ये आपकी मेडिसिन बनाने में काम आती है। एक दूसरी होती है जिसका नाम होता है मिथेनॉल। क्या होता है? मिथेनॉल, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, मिथेनॉल। ये जो होता है इसका फार्मूला जो होता है वो CH3OH होता है, CH3OH होता है। इट इज टॉक्सिक अल्कोहल, यह एक टॉक्सिक अल्कोहल है जिसको हम जहरीली शराब के नाम से जानते हैं। जहरीली शराब, अगर इसको आप पिएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसको वुड से प्राप्त किया जाता है, इसलिए उसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। वुड स्पिरिट इसको बोलते हैं। खाली स्पिरिट किसको बोलते हैं? मिथेनॉल को बोलते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मिथेनॉल और इथेनॉल, ये शराब है। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। सबसे पहले तो व्हाट इज सैकेराइड? सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। और शुगर का मतलब होता है मीठा, और मिठे का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज करते हैं सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि कार्बन C हाइड्रेट H2O, कार्बन और पानी से मिलकर बना हुआ कंपाउंड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सैकेराइड बोलते हैं। अब सैकेराइड 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब जिसके अंदर एक सैकेराइड हो, एक शुगर हो। डाई का मतलब 2 शुगर हो। पोली का मतलब अनेकों शुगर हो, उनको हम बोलते हैं आपकी पॉलीसैकेराइड। तो देखिएगा मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोनो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाइसैकेराइड, डाई, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉलीसैकेराइड। अभी ये पूरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, मोनोसैकेराइड में 3 आती हैं। कौन कौन आती हैं? ग्लूकोज, फॉर्मूला सेम रहेगा सबका, ग्लूकोज, और आपकी जो है फ्रक्टोज जिसको हम नेचुरल शुगर बोलते हैं, और तीसरी होती है आपकी हेक्सट्रोज। इन सभी का फार्मूला सेम होता है, मोनो का सभी का C6H12O6, सभी का यही फार्मूला होता है, चाहे फ्रक्टोज हो चाहे ग्लूकोज हो। सेम ऐसे ही डाइसैकेराइड जो होता है, डाइसैकेराइड में कौन कौन आती है? एक आती है सुक्रोज, सॉरी पहली माल्टोज लिख देता हूं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये जो होती हैं आपकी डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? डाइसैकेराइड के। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन, ये जो हैं आपकी पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई, तो मोनो, डाई और पॉली में भी ये चीजें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मोनो इसके डाई नाम क्यों है? क्योंकि माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसको डाई कहते हैं। इसको ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ओलिगोसैकेराइड किसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया मोनो कौन कौन से हैं, तो सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, और स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है। खेल खत्म हो गया, ग्लूकोज बच गया और फ्रक्टोज बच गया। ए एंड डी इज द राइट आंसर। ए और डी जो है इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। बी में जो है आपका ए और डी जो है वो दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं, किसी भी चीज़ में मिट्टी की वैल्यू जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न विद, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और हम कर चुके हैं। अनसैचुरेटेड जो होते हैं जिसमें एल्कीन और एल्काइन होते हैं, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके येलो फ्लेम के साथ जुड़ते हैं, येलो फ्लेम के साथ जो है बर्न होते हैं। और जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसमें एन होता है, एल्केन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये ब्लू कलर के साथ जुड़ते हैं।
जलते हैं। तो ये येलो सूटी फ्लेम इज द राइट आंसर। पीली काली की ज्वाला के साथ जो है ये जलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये जो है एक कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है कौन, ग्रेफाइट। इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। हालांकि इसका कलर ब्लैक नहीं होता, राख जो होती है ना, राख, राख के कलर जैसा होता है इसका कलर, किसका भी, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, वो आपकी ग्रेफाइट से ही बनी होती है। ग्रेफाइट जो होती है एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की कंडक्टर है। कंडक्टर होती है किसकी भी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की एकमात्र ऐसी आपकी जो है नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट के बारे में भी आपको पता होगा, तो देख लीजिएगा। इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं भी। कार्बन के जितने भी ग्रेफाइट है या फिर डायमंड है, ये दो मेनली, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा होता है, ये गलत है। इट हैज़ ए लोअर डेंसिटी देन डायमंड, बिल्कुल भी, डायमंड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी सब्सटेंस हैं इस धरती पर उनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी डायमंड की होती है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इट इज़ कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होगी वो लगभग हीट की भी कंडक्टर होती है, ये भी आपका ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कौन सा जो है गलत है, तो आपका बी जो है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ये जो है आपका गलत है, और ए, सी और डी ये तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मीथेन को नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि नेचुरल गैस के अंदर 80% प्लस 80% से ज़्यादा जो है आपकी कौन पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, मीथेन गैस जो है वो ज़्यादा पाई जाने की वजह से इसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आपकी मिथेनॉल है, इट इज मिथेनॉल CH3OH, इट इज टॉक्सिक एल्कोहल, ये है आपकी टॉक्सिक एल्कोहल है, कहीं आप इसको गलत कर बैठो। यहाँ पर इथेनॉल, ये C2H5OH, ये आपकी पीने की शराब है, ये इथेन, ये मिथेन इथेन है, C2H6 ये इथेन है, और यहाँ पर ये रही मिथेन CH4, ये मिथेन नेचुरल गैस है, मिथेन नेचुरल गैस है, बहुत ही ज़्यादा यूज आती है मिथेन। मिथेन के अनेकों नाम हैं। पहली बात तो नेचुरल तरीके से पाई जाने की वजह से इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस साथ के साथ लिखते हुए चलना, नेचुरल गैस क्यों बोलते हैं ये बात भी आप लिखते हुए चलना, ठीक है। इसके बाद ये कोयले की खान में पाई जाती है, तो इसलिए इसको कोल गैस के नाम से भी जानते हैं हम। इसका कलर जो होता है कोयले की खान में पाए जाने के बाद जैसे इसका कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक कोल गैस भी बोलते हैं, ब्लैक कोल गैस भी बोलते हैं। मंगल ग्रह पर पाई जाने की वजह से इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मंगल ग्रह पर पाई जाने की वजह से इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं। गोबर में पाई जाने की वजह से इसको गोबर गैस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, किसको, आपकी जो मीथेन गैस है इसको। और भी बहुत से नाम है मीथेन गैस के। इसको विस्फोटक गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोयले की खानों में ये एक विस्फोट का भी कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, मीथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स which one among the following is used as the standard for defining atomic mass unit। हालांकि देखिएगा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास अलग होता है और एटॉमिक मास यूनिट अलग होता है। एटॉमिक मास मैं आपको करवा चुका हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उस एटम के गुणा में 1/12, कार्बन के एटम का 1/12 जो मास जो है वो आपका क्या कहलाता है, वो जो है आपका एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है।
तो यहाँ पर हम एटॉमिक मास यूनिट C12 से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। प्रतीक पूछा है, सिंबल पूछा है, तो सिंबल जो है आपका C12 से जो है हम देखते हैं। वैसे एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कार्बन के मास का 1/12 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। The 3 carbon molecules broken down from the 6 carbon molecules of glucose during the first step of process of nutrition in all organisms is called। यानी कि उन 3 कार्बन अणुओं को क्या कहेंगे जो सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया के पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में टूटते हैं। देखिएगा, एक बात बताता हूं, जब हम भोजन खाते हैं, कुछ भी चीज खाते हैं हम, उसको खाने के बाद बॉडी डाइजेस्ट करती है और डाइजेस्ट करने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 प्लस में। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये ब्लड के सारे हमारी सेल के अंदर चली जाती है और सेल का नाम होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है ये सारा सिस्टम, ब्लड के सारे, ये सारा सिस्टम सेल के अंदर चला जाता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब ये टूटता है, इसकी एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो पाइरुविक एसिड के अंदर टूटता है। ग्लूकोज जो है वो 6 पाइरुविक एसिड के रूप में, पाइरुविक एसिड के रूप में टूटता है और उसके बाद ये पाइरुविक एसिड टूटकर एटीपी बनाते हैं। 36 बनाते 38 एटीपी हैं, 2 यूज हो जाती हैं, हमें 36 एटीपी एनर्जी मिलती है, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और प्लस में हम CO2 बाहर निकाल देते हैं, CO2 हम बाहर निकाल देते हैं। ये एक रिएक्शन होती है, ये एनर्जी है। एटीपी क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ। तो 36 एटीपी प्लस में CO2 ये बनती है हमें। तो स्टार्टिंग में जब ग्लूकोज टूटता है ना तो वो 6 पाइरुविक एसिड में टूटता है। किस में टूटता है? पाइरुविक एसिड में टूटता है। तो ये पाइरुवेट बनाता है। पाइरुवेट इज द राइट आंसर, पाइरुवेट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर पाइरुवेट होगा। तो मे भी आप समझ सकते हो कि ये बायोलॉजी में हम जब इंटरनल रेस्पिरेशन करेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है, ऑक्सीजन कैसे इसके साथ मिलती है, कैसे एटीपी बनती है, कैसे CO2 निकलती है, वहाँ पर ये चीज़ अच्छे से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये बायोलॉजी का फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री भी आती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हो गया ना ये, क्योंकि हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है जब जो चीज़ हम खाते हैं और सांस लेते हैं, और इन दोनों की रिएक्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है और ये ही रिएक्शन बाद में CO2 गैस को रिलीज करती है। एक्शन इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता कब हमने ऑक्सीजन ली, कब इस ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, कब एनर्जी बनी, कब हमने CO2 को छोड़ा। मतलब ये चीजें बहुत ही तेज होती हैं, रफ्तार इनकी तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट देयर इन प्रोपेन? प्रोपेन क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, हाँ ठीक है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, यानी कि प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और एन है तो फार्मूला लगेगा CnH2n प्लस में 2। ठीक है, तो Cn यानी कि C3H 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8 होगा प्रोपेन का फार्मूला। तो यहां पर कार्बन कितने बने? 3, हाइड्रोजन कितने बने? 8। तो राइट आंसर कितना हुआ? 3 और 8, यानी कि बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। शायद मैंने पीछे एक गिनती जो है गलत करवा दी, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर मैं प्रोप ब्यूट करना है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इथ प्रोप और ब्यूट और पेंट, ये जो है ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये था भी आपका जो, सॉरी कहाँ गई भाई, क्या हो रहा भाई, ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल होता है किसी भी मतलब जो है जो स्ट्रक्चर होता है कार्बनिक कंपाउंड का, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में एक एंगल बनता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन जो होता है वो C6H6 होता है। बेंजीन मेनली, अगर आपने बेंजीन को देखा होगा तो ऐसे जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये गलत
ये जो है आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर हर कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मिलेगा C6H12, और यहाँ पर जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वो कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बेंजीन का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 होता है। दो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो मीथेन का बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मीथेन गैस जो है उसका बॉन्ड एंगल जो होता है 108 डिग्री का होता है। मीथेन जो होता है CH4 CH4 यानी कि जो मीथेन होता है उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 108 होता है, और जो आपका बेंजीन होता है उसका बॉन्ड एंगल जो है 120 होता है। केवल दो ही बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What will be the atomic number of element X which is placed in period 2 and group 17? ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल, मेनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले ने दी थी। मोसले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें 118 एलिमेंट थे, उसको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज किया गया। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो उसके अंदर आपको ऊपर से नीचे लाइन मिलेंगी, जिनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। तो ग्रुप जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी संख्या होती है 18, और ये ग्रुपिंग इसलिए की गई ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से जान सकें, क्योंकि हर ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम है। पहले ग्रुप की सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, दूसरे ग्रुप के सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। और ऐसे ही जो आपके पीरियड्स बने, पीरियड उनकी संख्या दी 7, और एक और दिया ब्लॉक की संख्या दी 4, SPD और F। इस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोसले ने डिजाइन किया था इसको। आज भी ये जो है पीरियोडिक टेबल 1913 में जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, और आज भी इसी के ऊपर जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो बीच में कई ऐसी सेल मिलेंगी जो खाली हैं, जिनको भरा नहीं गया है। जब आप काउंट करोगे, ग्रुप्स के एलिमेंट्स को काउंट करोगे, इधर पीरियड्स के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है पीरियोडिक टेबल जो है बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में चलती है, एटॉमिक नंबर के साथ चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है। तो इसने कहा है कि दूसरे पीरियड में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो हमें पता है कि फर्स्ट जो पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 2। और सेकंड एलिमेंट के अंदर, इसने सेकंड पीरियड कहा ना, सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 8। क्यों? क्योंकि पहले स्टार्टिंग के 2 भरे हुए हैं, फिर खाली हैं 13 तक, फिर 6 भरे हुए हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17वां ग्रुप, मतलब फर्स्ट ग्रुप भरा हुआ है, सेकंड ग्रुप भरा हुआ है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और जो फर्स्ट पीरियड है उसमें पहला ग्रुप का एलिमेंट है और उधर 18वें ग्रुप का एलिमेंट है हीलियम। तो हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, 2 तो ये एलिमेंट हो गए। उसके बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर आपका बनता है 17वां ग्रुप। 18 से पहले 17 बनता है, तो 17वें ग्रुप पे यहां पर आपका जो है कितने नंबर का एलिमेंट हो गया? ये जो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9th नंबर का हो गया। ये फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। अब मैंने आपको समझाने के लिए इतनी चीजें बताई हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल कर रखी होगी तो आपके माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए कि पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में 2 इधर हैं और 8 इधर हैं। ऐसे करके आपको माइंड में सेट करनी पड़ेंगी ये चीजें। अगर ये चीजें आपके माइंड में सेट नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम रट नहीं सकते हैं। कल ही को एग्जामिनर ये कह दे कि, मान के चलो कल ही को ये कह दे फोर्थ पीरियड और 16th ग्रुप का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, फिर आप क्या करोगे? रट नहीं सकते हम इनको। फिर हमें ये करना पड़ेगा, मेरे को पता है स्टार्टिंग में 2 हैं, फिर 8 हैं, और फिर तीसरे में 18 हैं, फिर तीसरे में 8 हैं, तीसरे पीरियड में फिर 8 हैं, और चौथे में 18 हैं। लेकिन चौथा तो पूरा ही नहीं हुआ है, 16 तक है, तो मैं इसमें 16 और जोड़ दूंगा। तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 और 2 जो है आपके 18 और 6 24, 2 3, यानी कि 34वें नंबर का एलिमेंट होगा ये चीज मुझे
इसलिए आसान लग रही है क्योंकि मुझे अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पता है कि भी अरेंजमेंट ऐसे की गई है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, सॉरी तीसरे में 8 और चौथे में 18। लेकिन चौथे में 18 तो तक तो हम गए ही नहीं क्योंकि 16 ग्रुप है, तो 16वें ग्रुप पर हम रुक जाएंगे, तो 34 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को स्टडी नहीं किया है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पीरियोडिक टेबल को स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नॉट, देखिएगा आपको फिर वो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन, अगर आपने पीरियोडिक टेबल नहीं की है तो इसमें कोई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कर लीजिएगा। ग्रुप 1 जो है जिसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, जिसको हम ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल ग्रुप, मेटल ग्रुप, क्षारीय धातु ग्रुप इसको हम बोलते हैं। सभी मेटल इसके अंदर शैतान है इसलिए इसको शैतान ग्रुप बोलते हैं, शैतान ग्रुप बोलते हैं क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है सारे के सारे क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है। इसको याद करने के लिए हम हलीना की रूबीना से फरियाद करवाते हैं, ऐसे मैं करवाता हूँ जब हलीना की रूबीना से फरियाद यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये 7 एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन एक अपवाद है, इसको मोस्ले साहब कहते हैं कि भाई मैं तेरे को फर्स्ट ग्रुप में नहीं लूंगा। मोस्ले कहता है कि भाई तू फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, तू अलग ही टाइप के प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इनसे अलग है तू। हालांकि रखा है इसको फर्स्ट ग्रुप में लिया है, इसमें देखो सोडियम, लिथियम और रुबिडियम, ये भी फर्स्ट का, ये भी फर्स्ट का, ये भी फर्स्ट का, हालांकि है ये भी फर्स्ट का। लेकिन जो मोस्ले की थ्योरी थी वो ये कहता था कि हाइड्रोजन एक गैस स्टेट में है और ये एक नॉन मेटल है, इसको मैं व्यवस्थित करने के लिए पीरियोडिक टेबल खराब ना हो इसलिए मैं इसको सबसे पहले रख रहा हूं ताकि सभी इसको अच्छे से जो है ये ऊपर ही अरेंज हो जाए, ना कि इसको पहले ग्रुप में रखा है। तो ये पहले ग्रुप में ना होकर भी पहले ग्रुप में नहीं है। समझ रहे हो, मतलब ये है तो पहले ग्रुप में, जब आप देखोगे तो हाँ जी ये तो पहले ग्रुप में ही है, लेकिन पहले ग्रुप का इसको सदस्य नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन की डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा आवारा तत्व है, इसको हम आवारा तत्व बोलते हैं, कुछ भी शैतान तत्व नहीं बोलते इसको, आवारा हूं। ठीक है, मतलब कुछ भी कर लेता है ये। इसकी डिस्कवरी जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, मैं लिख देता हूँ हेनरी कैवेंडिश ने की थी, कैवेंडिश नाम की व्यक्ति ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। इसको हम आवारा तत्व बोलते हैं, आवारा एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करता। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्योंकि आने वाले समय में माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो आपका हाइड्रोजन जो है वो भविष्य में ईंधन का काम करेगा। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि कोयला जो है 80 साल बाद खत्म हो जाएगा, और कोयला खत्म होने के बाद जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? हम जो है हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में। क्योंकि ईंधन किसको कहते हैं? जिसके पास कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि उष्मीयमान, और हाइड्रोजन का उष्मीयमान सबसे ज्यादा है, 60,000 प्लस कैलोरीफिक वैल्यू इसकी। और इतनी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है ये ईंधन का काम कर सकता है, बट अभी इसको ईंधन के रूप में हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज एज यू गो डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप, अब फिर जो है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। एटॉमिक साइज क्या है? सबसे पहले तो ये चीज देखिएगा, डाल्टन ने एटॉमिक साइज के बारे में ये बताया था कि जिसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि एटॉमिक रेडियाई के ऊपर जो है एटॉमिक साइज जो है डिपेंड करेगा। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लिख रखा है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब ये है कि पहले बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऐसे है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की जो एटॉमिक रेडियाई जो है, एटॉमिक साइज जो वो कम है और बोरोन का ज्यादा है। और दूसरी टाइप कहता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि अप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब ये है, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगी। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उधर जाने पर तो घट रही है। तो इधर वाला और नीचे वाला, यानी कि फ्रेंसियम, फ्रेंसियम की एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होती है। ये बात जो है पीरियोडिक टेबल की थ्योरी में है। तो यहां पर पूछा है कहां से, डाउन जाने पर, तो डाउन जाने पर जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। तो आपको इस फैक्ट को केवल इतना ही याद नहीं कर लेना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस एलिमेंट की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, किसकी कम है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी जरूरी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड शिबोर्जियन। शिबोर्जियन जो है आपके साइंटिस्ट का नाम है, शिबोर्जन, और उनके नाम पर जो है एटॉमिक नंबर पड़ा है। अकॉर्डिंग टू द नोटेशन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो है आपका शिबोर्जियम जो है एलिमेंट है 106वें नंबर पर। देखिए बहुत से साइंटिस्ट के नाम है, जैसे कि आपका 99 पर आइंस्टीन का नाम है, आइंस्टीन के नाम पर आइंस्टीनियन रखा गया है। 101 है नोबेलियन रखा गया है। 104 है मेंडलिफ के नाम पर मेंडेलियन रखा गया है। यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नाम साइंटिस्ट्स के नाम पर रखा गया है, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इनको जो है आपको अच्छे से कर लेना है कि किस साइंटिस्ट के नाम पर कौन सा एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ये चार मैंने आपको बता दिए जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 99 पर आइंस्टीनियन, आइंस्टीन के नाम पर। 101 पर नोबेलियन, नोबल के नाम पर। 104 पर मेंडेलियन, मेंडल के नाम, सॉरी जो आपका मेंडेलियू के नाम पर। और 106 पे जो है आपका शिबोर्जियम, शिबोर्जन के नाम पर। तो ये जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द फिफ्थ पीरियड। अब फिर वही क्वेश्चन, फिफ्थ पीरियड। अब देखो मान के चलो ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मुझे पता है लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट का मतलब पीरियोडिक टेबल जो है लेफ्ट टू राइट जाती है, लास्ट का मतलब 18th ग्रुप का होगा। और 18th ग्रुप कौन सा है? 18th ग्रुप जो है इनर्ट गैसों से संबंधित है, इनर्ट गैस का है, इनर्ट गैस का है, नोबल गैस का है, नोबल गैस का है। किसी भी पीरियड में, सॉरी लास्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड, किसी भी पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो है वो आपकी नोबल गैस है। और नोबल गैस कौन कौन सी है? नोबल गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, सीरीज अलग है। ठीक है, ट्रिक व्रिक बहुत सी चीजें होती हैं, इना का एक्सरे रंगीन ऐसे करके जो हम करते हैं इसकी ट्रिक को। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिक नहीं करवाऊंगा आपको, मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। यहाँ देखो दो तो काट ही दो, क्योंकि ये इनर्ट गैस ही नहीं है, तो लास्ट में कैसे आएंगी? लास्ट में तो सारी इनर्ट गैस है। हीलियम पहले नंबर पर है, फर्स्ट ग्रुप में है, इसको भी काट दो। फर्स्ट पीरियड में हीलियम बच गया एक। जीनोन आपको पता भी नहीं सीरीज का, मैंने सीरीज इसीलिए अच्छे से नहीं लिखी, मैंने इसीलिए जो है जीनोन को 5वें चौथे में लिख दिया, हालांकि जीनोन 5वें में होता है। हीना, 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 हीना का एक्सरे रंगीन, ये होती है सीरीज, असली सीरीज ये होती है। यानी कि फर्स्ट पीरियड में हीलियम, दूसरे में नियोन, तीसरे में आर्गन, चौथे में क्रिप्टोन, 5वें में जीनोन और छठे में रेडोन। तो ये सभी चीजें अगर थियोरेटिकल पोर्शन आपने कर रखा है तो बहुत ही इजी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा अभी? डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने 1865 के अंदर एक रूल दिया जिसका नाम, एक क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट की, एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। इसने 56 एलिमेंट लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में और हाइड्रोजन से स्टार्टिंग की, फर्स्ट हाइड्रोजन लिया और 56 जो है आपका
वो आपका थोरियम लिया। इतने एलिमेंट लिए बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे कम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, सबसे लास्ट थोरियम का। और इसने अपना आधार जो लिया वो संगीत के स्वर लिया। संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, संगीत के स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, 8वां सा, पहला सा। यानी कि इसने अपनी थ्योरी जो दी वो दी कि मेरा पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव्स का रूल था, संगीत के स्वर के ऊपर दिया गया था। तो ये आपको न्यूलैंड के बारे में पूछा है तो देख लीजिएगा। ही स्टार्टेड विद एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन, नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और सबसे कम है, सबसे कम है, ये गलत है। ही स्टार्टेड विद एलिमेंट हैविंग लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन का सबसे कम है, बिल्कुल ठीक है। एंड एंडेड एट सोडियम, नहीं, थोरियम के साथ एंड किया था इसने। लास्ट इसने कौन लिया था? थोरियम लिया था, 56वां एलिमेंट। He started with element having lowest atomic mass hydrogen and ended aluminium, नहीं, थोरियम के साथ एंड किया था। और एक ही बचता है, ये आपका राइट आंसर मिलेगा। फिर भी आप देख लीजिएगा, इसने जो है हाइड्रोजन के साथ स्टार्ट किया और 56वां एलिमेंट जो है वो कौन लिया? थोरियम लिया। थोरियम इज द राइट आंसर। थोरियम जो है वो राइट आंसर है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री जो है, डोबेराइनर आया, ऑक्टेव आया, सॉरी जो आपका न्यूलैंड आया, मेंडलीव आया, मोस्ले आए, ये सारे साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजन फैमिली। देखिएगा हर ग्रुप को नाम दिए गए हैं अलग अलग। मैं सभी ग्रुप्स के नाम लिख देता हूं, 1 मिनट देखिएगा। जो पहला ग्रुप जो है अपना फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम शैतान ग्रुप बोलते हैं, इसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। सेकंड ग्रुप जो है आपका, इसको हम एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, अर्थ मेटल बोलते हैं। और जो आपका 3 से लेकर 12 तक ग्रुप हैं सारे के सारे, इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, संक्रामक धातु, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा हिंदी वाले, संक्रामक धातु बोलते हैं 3 से 12 को, ठीक है। जो 13वां ग्रुप जो है, 13th ग्रुप जो है, 13th ग्रुप, इसका पहला सदस्य है बोरोन, इसलिए इसको बोरोन बोलते हैं, बोरोन फैमिली बोलते हैं। 14th ग्रुप जो है, 14th ग्रुप, इसका पहला जो एलिमेंट है वो कार्बन है, इसलिए इसको कार्बन की फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। 15th ग्रुप जो है उसको हम, इसका जो पहला एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन की फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के अलावा इसको निकोजन ने दिया था, इसीलिए इसको निकोजन ग्रुप भी बोलते हैं, इसको हम निकोजन ग्रुप भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका 15th ग्रुप। 16th ग्रुप जो है, इसमें पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, कौन है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन ग्रुप को जो है चाल्कोजन ने दिया था, चाल्कोजन ने दिया था, इसलिए 16th ग्रुप को हम चाल्कोजन ग्रुप भी बोलते हैं। 17th ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17th ग्रुप, 17th ग्रुप जो है हेलोजन फैमिली है, ये हेलोजन, हेलोजन फैमिली, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और 18th ग्रुप हम कर ही चुके हैं, नोबल गैस है इसके अंदर, जिनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस जो है 18th ग्रुप है, हीलियम, नियोन, रेडोन, क्रिप्टॉन, ये सारी नोबल गैस जो हैं, जिनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ये सारी की सारी आपकी 18th ग्रुप के अंदर है। तो यहाँ पर आपको मैंने सारे ही बता दिए, बच क्या गया? कुछ नहीं बचा। कर सकते हो। चाल्कोजन कौन सा ग्रुप है? ऑक्सीजन फैमिली है। और ऑक्सीजन फैमिली कौन सी है? 16वीं है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मेटेलिक रेडी एक्टिव ट्रांसरेनिक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101? 101 किसका बताया था? मैंने बताया था 101 जो है मेंडेलेवियन है, मेंडल का है ये, मेंडेलेवियन 101, 101, एक मिनट रखिएगा भाई, 101 नोबल का भाई, 101 जो है वो नोबल का है। 104 जो है
वो आपके गड़बड़ होगी क्या? 101, ठीक है। 101 नोबल का नेबेलियन का, ठीक है भाई, ये नेबेलियन का 101, इसको देख लीजिएगा भाई। वैसे तो ठीक है, नोबल का है 101, हाँ 101 नोबल का, 99 आइंस्टीन का, और 102 मेंडलीव का, 104 रदरफोर्ड का, और 106 जो है आपका किसका भी, 106 शिबोर्जियन का। मेंडलीव और रदरफोर्ड में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इनको देख लीजिएगा। ये 101 ठीक है, नोबेलियम जो है बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसमें मेंडलीव और रदरफोर्ड 102 और 104 देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और आ जाते हैं। अब माइंड में से जब एक बार स्लिप हो जाता है ना, उसके बाद याद नहीं आता। पहले ईट में याद आ गया तो आ गया, अब तो कन्फ्यूजन बन ही गई, बन गई तो बन गई, अब गलत हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा इसको। नेक्स्ट को देखिएगा, आंसर ठीक है बी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू पीरियड 6 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा जो है पीरियड 6 से जो है बिलोंग नहीं करता है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको या तो कुछ पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। अब मुझे पता है टंगस्टन, रीनियम और प्लेटिनम ये नीचे हैं, ऊपर नहीं है। नीचे है का मतलब ये 6 में ही होंगे, लेकिन सिलिकॉन तो दूसरे में ही है, ये आंसर आ जाएगा। सिलिकॉन तो सेकेंड पीरियड में है, सिलिकॉन तो सेकंड पीरियड में। वैसे भी ये मेटालॉइड है, तो सिक्स्थ ग्रुप में मेटालॉइड है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट को देखिएगा, लेंथेनाइड्स आर ऑफ्टन कॉल्ड। लेंथेनाइड्स को हम क्या कहते हैं? तो मैं सभी के नाम बता चुका हूं आपको। लेंथेनॉइड क्या है? ग्रुप एफ के एलिमेंट है नीचे, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड नीचे हैं, ग्रुप एफ के एलिमेंट। तो लेंथेनॉइड को क्या नाम दिया गया? एल्केला, ये तो फर्स्ट को दिया गया है एल्कली मेटल, ठीक है। इनर्ट गैस 18th को दिया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, 2 से लेकर 3 से लेकर 13 तक, 3 से लेकर 13 तक, 3 से लेकर 12 तक। बच गए रेयर अर्थ मेटल, तो इनको हम रेयर अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, रेयर अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द कॉलम। कॉलम्स को आपको जो है मैच करना है, कुछ इसमें है नहीं, बस आपको जितने भी मैंने बता रखे हैं। एल्कली मेटल कौन सा है? पहला ग्रुप, एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। एल्कली अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप। एलोजन 17वां और नोबल 18वां। तो एल्कली जो है दूसरा, यानी कि पहले का सी, फर्स्ट का सी, क्या हो गया, पहले का डी, पहले का डी, पहले का डी एक में ही दे रखा है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया है, तो बहुत ही आसान है। किसी एक का भी आपको आ रहा ना तो भी ठीक हो जाएगा। नोबल गैस चौथे का ए, खेल खत्म, एक में ये है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कॉलम मैच करने वाले, ये दिखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन वास्तव में बहुत ही आसान होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हेन डिड मेंडलीव इन्वेंट द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मेंडलीव ने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी। पहली पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है देने वाला कौन था? पीरियोडिक टेबल देने वाला कौन था? 1869 में जो है इसने पहली पीरियोडिक टेबल दी थी मेंडलीव ने, 63 एलिमेंट्स के साथ, 63 एलिमेंट्स के साथ डिस्कवर की थी। तो मैं सभी डेटे बता देता हूँ, देखो 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा। सबसे पहले डाल्टन आए थे, डाल्टन जिसने एलिमेंट्स के बारे में बताया था 1808 में। डाल्टन के बाद डोबे राइनर आए, डोबे राइनर आए 1829 में। इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, रूल ऑफ ट्राइड्स दिया, रूल ऑफ ट्राइड्स दिया। ट्राइड्स का रूल जो है वो किसने दिया? डोबे राइनर ने दिया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पहली बार तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पहली बार तत्वों का वर्गीकरण जो है वो किसने किया? वो जो है आपके डोबे राइनर ने किया। फिर आए आपके न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स जो आए 1865 में आए। इन्होंने दिया ऑक्टेव्स का रूल, ऑक्टेव्स का रूल, अष्टक का नियम जो है इसने दिया 1865 में। उसके बाद आए आपके मेंडलीव, मेंडलीव भी कह देते हैं, मेंडलीव भी कह देते हैं इसको। ये आए 1869 में। इन्होंने दी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। पहली बार तत्वों को ग्रुप और वर्ग में बांटा, सॉरी ग्रुप और पीरियड में बांटा,
ठीक है। और उसके बाद आपके आए मोस्ले, इंपॉर्टेंट है भाई मोस्ले, 1913 में आए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी 118 एलिमेंट के साथ, और आज भी यही चली हुई है, आज भी यही चली हुई है। कितना लंबा समय हो गया भाई, आज भी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 की मोस्ले द्वारा दी गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चली हुई है। तो ये अभी आपका जो है सीरीज कि कौन कब आया, तो इनको याद रखिएगा। और ये सारा डाटा जो है वो पिनेकल का है, या पिनेकल का हो या एनसीईआरटी का है, बिल्कुल ठीक है ये। और आप एक बात याद रखिएगा, बहुत सी बुक में ये डेट जो है ना ये गलत मिलेंगी आपको, और आपका क्वेश्चन गलत करवा देंगी। तो ये डेट और ये रूल, इनको बहुत ही बारीकी से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। तो ये था भाई आज का कार्यक्रम। आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।